Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as we know that we are doing alternative centers of power or new centers of power. So in this video we are going to start our new power center, or we can say alternative center of power. This is the chapter in 12th class NCERT. So as we know that we are done with introductory part of the chapter. Now we are on the, we can say ki next topic, that is European Union. So today we are going to start European Union. In European Union, what we can say here, as you know, I believe everyone is very well aware, or if not, then I am going to give you the description link. You can check there the previous video. As I told you, alternative center of power were there like European Union, ASEAN. So we are going to end China. So we are going to talk about them one by one. Clear, on international platform. So in this video, we are going to start with European Union. Introduction we are done with. Now we are on European Union. Basically story begins from 1945. 1945 में जब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जब वो डिसकंटिन्यू हो जाता है या एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक नया क्वेश्चन रेज कर आता है कि यूरोप का फेट क्या होगा. एज आई टोल्ड यू कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूएस की हेजिमनी का ऑल्टरनेट क्या हमारे पास रहेगा. राइट. सो हियर वी कैन से कि यूरोपियन यूनियन में भी आप वही चीज़ देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड की नज़र यूरोपियन यूनियन पर है 1945 में कि अभी यूरोप का क्या होगा, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द यूरोप. राइट. तो हर एक यूरोप लीडर या यूरोपियन लीडर जो है वो ग्रेपल्ड है, या हम कह सकते हैं एक टसल में, एक स्ट्रगल में है. उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ यूरोप, कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद यूरोप. क्या हम यूरोप को उनकी ओल्ड रेवलरीज के साथ जाने दें, या एक नए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन के साथ, एक नए पॉजिटिव कंसेप्शन के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करें. राइट. तो देयर वाज अ डायलेमा. अब ये जब डायलेमा चल रहा है तो इस टाइम पर हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, जैसे कुछ एजम्पशंस थी, कुछ एजम्पशंस प्लस कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे उन पर बात करने लगे हम लोग कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके का हमारा आगे यूरोपियन स्टेट का फेट होना चाहिए, कि यूरोपियन यूनियन के रिलेशन पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे होने चाहिए. राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी स्टार्टेड विद. अब हम बात करें यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश करने तक की कहानी. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक ही दिन में एस्टेब्लिश नहीं होगी. दो इसके जो प्रयास हैं, या हम कहें कि इसकी जो कोशिशें हैं, वो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चली हैं कि यूरोपियन यूनियन को बनाया जाना चाहिए. उस पर काफ़ी सारी हमने टाइमलाइन में ईयर्स देखे, काफ़ी सारे हमने ये देखा कि कितने अटेम्प्ट किए गए यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए. एंड फाइनली जो हमारा यूरोपियन यूनियन बनकर तैयार होता है तो वो किस तरीके का है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. राइट. सो यूरोपियन यूनियन जब इंटीग्रेट करता है 1945 में, एंड यूरोपियन यूनियन को असिस्ट किया जाता है 1945 में बाय यूएस. राइट. तो यूएस उनको असिस्ट करता है, उनको एक मैसिव फाइनेंशियल हेल्प देता है, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हेल्प देता है. देखिए 1945 में जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम यूरोप यूनियन की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन थी. राइट. तो डाउन थी तो ऑब्वियस है कि इनको किसी एक्सटर्नल एड की ज़रूरत थी. वहाँ पर इनको हेल्पिंग हैंड देता है अमेरिका. राइट. अमेरिका हेल्पिंग हैंड कैसे देगा, एक तो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट करेगा या फाइनेंशियल हेल्प देगा. दूसरा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जिससे कि इनको फाइनेंशियल हेल्प अभी तो हम दे रहे हैं बट लेटर ऑन दे विल सर्वाइव बाय देयर ओन, वो अपने खुद ही अपने बेसिस पर सर्वाइव कर सकें. राइट. तो इसी प्लान को उन्होंने बोला मार्शल प्लान. मार्शल प्लान बेसिकली क्या था, मार्शल प्लान में यही था कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोपियन की इकोनॉमी को, गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करता है, एक असिस्ट देता है, उसको एक हेल्प देता है, उसी को हम मार्शल प्लान बोलते हैं. इसी मार्शल प्लान के अंडर हमने देखा कि नाटो के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया. नाटो जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की. राइट. तो नाटो के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. राइट. यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. अगर आप इसके नाम को देखेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा
कि दिस इज़ फॉर व्हाट, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक। नाउ यू कैन सी कि जो कॉमन वर्ड यहाँ पर निकल कर आता है वो इकोनॉमिक है या इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट। तो ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो ये पहला स्टेप है यूरोपियन यूनियन बनने की तरफ कि हमें यूरोपियन यूनियन को बनाना है एंड बहुत सारे कॉमन एजेंडा लेकर हमें यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथन करना है, राइट। सो दैट वाज देयर। आफ्टर दिस यहाँ पर वेस्ट यूरोपियन यूनियन चैनल्स जो हैं, क्योंकि वो प्रो अमेरिका थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि कोऑपरेशन चली किस चीज़ की, ट्रेड की, इकोनॉमिक इश्यूज़ की, कि हम ट्रेड को भी बढ़ाएंगे। ट्रेड को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे पास इकोनॉमी जनरेट होगी एंड उसके अलावा जब इकोनॉमी जनरेट होगी तो ऑब्वियस है कि हम अपने जो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हमारी कंट्री में फैल रहे हैं उन इकोनॉमिक इश्यूज़ से हम इजीली कॉप कर पाएंगे, राइट। देन उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन इसी स्ट्रेच में, या हम कह सकते हैं इसी कहानी में एक और ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आती है, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप को एस्टेब्लिश किया गया, काउंसिल ऑफ यूरोप को एस्टेब्लिश किया गया 1949 में, राइट। अब जो ये जितनी भी कोऑपरेशंस बनाई जा रही हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, ये सब ये बताना चाहती हैं कि हम यूरोपियन यूनियन बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉर कॉमन एजेंडा। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो हैं अब चाहती हैं कि पूरे के पूरे यूरोप को इंटीग्रेट कर दिया जाए और फॉर्म किया जाए यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, आपने देखा कि काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश हो चुका है 1949 में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रखा गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। यूरोपियन इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी इज़ द बेस, इकोनॉमी ही आधार है। क्यों है, क्योंकि इनको अगेन एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर की तरह हम देख रहे हैं ना। तो ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए होता है, देखो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बनने की बात करते हैं या किसी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करते हैं, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इफ़ यू वांट टू बी द किंग यू मस्ट हैव पावर, यू मस्ट बी पावरफुल, प्लस यू मस्ट बी इकोनॉमिकली स्टेबल, और वी कैन से इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर ये सब चीज़ें इकोनॉमी को ही बेस देख रहे हैं, राइट। सो अब 1957 में फिर से एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पॉलिटिकल डायमेंशंस को भी देख रहा है। पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब हमने फिर देखी एक और डेवलपमेंट की, यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया। क्लियर, मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट मतलब हम पॉलिटिकल डायमेंशन को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सोवियत ब्लॉक जब कोलैप्स हो जाता है ना, तो वो यूरोप को एक बहुत फास्ट ट्रैक पर रखता है एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। तो फाइनली जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो फाइनली हमें सक्सेस मिलती है 1992 में, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक। क्यों, क्योंकि अभी तक बाइपोलर वर्ल्ड है। बाइपोलर वर्ल्ड, अब उनमें से एक जो आपका पोल है, एक जो आपका पूरे वर्ल्ड पे एक इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग थी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोमिनेट कर रही थी, अब वो टूट रही है, तो उसकी जगह और ऑप्शंस आएंगे। तो उस ऑप्शंस में सबसे पहले आपके पास आता है यूरोपियन यूनियन का नाम, राइट। तो फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब आपको बेस समझना है कि यूरोपियन यूनियन को क्यों फाउंड किया गया। यूरोपियन यूनियन बेसिकली किस लिए फाउंड किया गया था, यूरोपियन यूनियन वॉज फाउंडेड फॉर सम एजेंडा। कुछ एजेंडा थे, जैसे कि कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी। और कॉमन फॉरेन पॉलिसी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एजेंडा था वो क्या था, दैट वाज सिक्योरिटी पॉलिसी, कि सिक्योरिटी हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। आफ्टर दिस सिक्योरिटी पॉलिसी, देन कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, जस्टिस पे कोऑपरेशन, देन होम अफेयर्स, राइट। होम अफेयर्स के बाद एंड द क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, कि यहाँ पर हम सिंगल करेंसी रखेंगे।
तो ये सब इन्होंने प्लान बनाया था कि क्या हमें करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस यूरोपियन यूनियन का आधार क्या होना चाहिए, कैसी वो दिखनी चाहिए, कैसा उसका मैनिफेस्टो होना चाहिए, राइट। तो ये सब कॉमन चीज़ें थी जो कि यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए इन लोगों ने सोचा। आफ्टर दिस यूरोपियन यूनियन टाइम टू टाइम इवॉल्व होती चली गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक यूनियन बनती चली गई। ये जो यूरोपियन यूनियन है ये आपकी इकोनॉमिक यूनियन बनने लगी। एंड देन इट हैज़ स्टार्टेड एज वर्किंग एज द नेशन स्टेट। ये एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है कि नेशन स्टेट ये पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। नेशन स्टेट का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन जो है इट वाज ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज़ फाइनली, राइट। सो 28 कंट्रीज़ जो हैं, अब ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपके एक नेशन स्टेट की तरह काम करेगी। और इसकी तरफ भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए या अटेम्प्ट किए गए, जैसे जिसमें से सबसे पहले था कि हमें यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन का जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया, जैसे फ्लैग बनाना, एंथम बनाना, फाउंडिंग डेट, करेंसी, ये सब चीज़ें तो ये इजीली एस्टेब्लिश कर पा रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए थे पूरी 28 कंट्रीज़ का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो काफ़ी बार ट्राई किया गया बट ये हुआ नहीं, इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। आफ्टर दिस वी कैन से कि इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इनकी यहाँ पर कुछ कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी मिलती हैं जो कि दूसरे नेशंस के साथ डील करेंगी, मतलब यूरोपियन यूनियन के बाहर। आफ्टर दिस वी कैन से कि यूरोपियन यूनियन ने टाइम टू टाइम ये भी सोचा है कि वो अपने एरियाज़ को एक्सपैंड करे, जैसे कोऑपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, कि नए मेंबर्स को वो एक्वायर कर ले। एंड स्पेशली न्यू मेंबर्स को एक्वायर, कौन से न्यू मेंबर्स, जो कि सोवियत ब्लॉक से निकल कर आए हैं, राइट। तो इनका यही ट्रायल चलता था कि सोवियत यूनियन से निकल कर जो मेंबर्स आए हैं हम उनको अपना पार्ट बना लें, राइट। आफ्टर दिस व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर और क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द मैप ऑफ योर यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, 28 मेंबर्स, राइट। सो यूरोपियन यूनियन बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये ट्राई कर रहा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का, बट कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ये भी सोचता है कि अब मुझे अपने एरिया को बढ़ाना है। एरिया को बढ़ाना है तो सबसे पहले इसके पास ऑप्शन आता है सोवियत यूनियन से निकले हुए स्टेट्स, राइट। आफ्टर दिस जो ये प्रोसेस था ये इतना ज़्यादा इजी नहीं था कि हम नए मेंबर्स को एक्वायर कर लें, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना दें पूरे यूरोपियन यूनियन का। इट वाज नॉट दैट इजी। इतना इजी क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत सारी कंट्री के लोग ऐसे थे जो कि एंथुजियास्टिक थे यूरोपियन पावर्स को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो कि ये सोच रही थी कि अभी हम सोवियत यूनियन से या सोवियत ब्लॉक से बाहर आए हैं, हम फिर से एक और ऐसी यूनियन नहीं चाहते हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़े या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, राइट। सो दैट वाज देयर। बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं एंड लेकिन हमें ऐसी भी कंट्रीज़ मिलती हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस वाज नॉट दैट ईजी। आफ्टर दिस अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो यूरोपियन यूनियन अलग अलग डायमेंशन में अभी वर्क कर रही है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस में भी देख रही है। उसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन उस समय की 1992 के बाद ग्रो करने वाली फास्टेस्ट इकोनॉमी थी। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की जीडीपी की, मतलब अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम जीडीपी से उसको मेज़र करेंगे। सो बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005। अगर हम 2005 के डाटा की बात करें तो हमारे पास $12 ट्रिलियन थे उस टाइम। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ईयर 2016 तो यहाँ पर हमने देखा कि $17 ट्रिलियन थे, राइट। तो अगर हम 2005 की बात करें तो इट वाज स्लाइटली लार्जर देन यूएसए को भी वो पीछे छोड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें 2016 की तो वो यूएसए से नेक्स्ट नंबर पर है, राइट। तो वी कैन से कि इसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे तरीके से अभी स्ट्रेंथन हो रही है। और इसकी जो करेंसी है पूरे यूरोपियन यूनियन की, दैट वाज यूरो। तो वो यूरो जो है वो 2005 में एक थ्रेट दे रही थी यूएस को। यू कैन सी कि यहाँ पर 2005 में आपको $2000 ट्रिलियन मिलते हैं जो कि बिगेस्ट है। ये ऑब्वियस है कि एक थ्रेट देगी यूएस डॉलर को,
राइट। लेकिन अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016 में हम क्या देख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी है $17 ट्रिलियन, राइट। $17 ट्रिलियन मतलब इट वाज नेक्स्ट टू यूएस। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये काफ़ी ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है। सो दैट इज़ वाई, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक प्रिंसिपल पावर एंड मनी का, तो यहाँ पर ये इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन सी देम एज द नेक्स्ट पावर सेंटर, राइट। तो ये चैलेंज कर रहा है यूएस को, यूएस हेजीमनी को। उसके बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम इसके वर्ल्ड ट्रेड के शेयर की बात करें तो 3 गुना ज़्यादा है यूएस से। एंड देन वी कैन से कि इसको असर्टिव ट्रेड मिलती है, डिस्प्यूट्स मिलते हैं, डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना, ट्रेड डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं यूएस और चाइना के साथ। अगर हम इसकी इकोनॉमिक पावर की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इन्फ्लुएंसिव थी अपने क्लोजेस्ट नेबर्स के ऊपर, जैसे एशिया एंड अफ्रीका के ऊपर। इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी हमें इसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है। सो यूरोपियन यूनियन जो है, यहाँ पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो चुका है। 2 मेंबर यूरोपियन यूनियन के, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, वो परमानेंट सीट होल्ड करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एज वी नो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके परमानेंट मेंबर्स की सीट होती है, तो ब्रिटेन और जो आपका फ्रांस है वो सीट होल्ड करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन का, वो इंक्लूड करती है कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड दिस हैज़ इनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज such as current US policy on Iran's nuclear program, its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than coercion. सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत सारे हमें मिलिट्री फोर्सेस भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जो मिलिट्री फोर्स है, दे हैज़ बीन effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environment degradation. तो environment degradation वगैरह के बारे में भी बात कर रहे हैं। If we talk about the military strength of European Union, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ combined armed forces देखने को मिलती हैं यूरोपियन यूनियन की, and it is the second largest in the world. अगर हम टोटल स्पेंडिंग की बात करें यूरोपियन यूनियन की डिफेंस पर, तो ये सेकंड है पूरे वर्ल्ड वाइड आफ्टर यूएसए। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन एंड फ्रांस। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ब्रिटेन एंड फ्रांस ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल खुद के 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं एज ऑफ द डेटा ऑफ 2005। लेकिन अगर हम 2016 के डेटा की बात करें तो इनको रिड्यूस कर दिया गया था। दे आर नाउ 335 इन नंबर। सो व्हाट वी कैन से हियर कि 2 ही स्टेट इतने कैपेबल है, तो ऑब्वियस है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन का। आफ्टर दैट अभी हमें बात क्या करनी है, अभी हम स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने देखा कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो आपके यूरोपियन यूनियन से निकल कर आते हैं। क्लियर। तो मतलब हम ये सब क्यों देख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन काफ़ी स्ट्रेंथन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो काफ़ी स्ट्रांगली वो अभी निकल कर इमर्ज होकर आ रही है। सो दैट वॉज देयर। आफ्टर दिस अगर हम सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो एज अ सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन able to intervene in economic, political and social areas. यूरोपियन यूनियन अपने मेंबर्स के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एरियाज़ में इंटरवीन कर सकती है। लेकिन बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फॉरेन रिलेशन अपने खुद के मेंटेन करते हैं, डिफेंस पॉलिसीज़ भी अपनी खुद की रखते हैं, राइट, दैट आर ओफन एट ओड्स विद ईच अदर। बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर इनके वी कैन से कि थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, टोनी ब्लेयर, ही वॉज अ पार्टनर विद अमेरिका ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ इराक। इराक के इन्वेजन के टाइम पर टोनी ब्लेयर अमेरिका के पार्टनर रहे। बट बहुत सारी कंट्रीज़ वहीं पर हमने ऐसी भी देखी जो कि इस चीज़ को, इस एक्ट को, इस पॉलिसी को अपोज कर रही हैं अमेरिका की, जैसे जर्मनी,
राइट। तो जर्मनी एंड फ्रांस जो है वो इस पॉलिसी को ओपोज कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका के साथ खड़ा है। सो दैट वाज आल्सो देयर। आफ्टर दिस वी कैन से यूरोस्केप्टिज्म भी हमने देखा, जहाँ पर हमने देखा कि यूरोपियन इंटीग्रेशन एक एजेंडा था, लेकिन ये काफ़ी सिंपल एजेंडा है, जहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये दिखाया कि हम सोवियत यूनियन की तरह वीक नहीं बनना चाहते, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू मेक यू लिबरल एज वेल। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ एबिलिटीज़, मतलब करेंसी वगैरह अगर है तो आप अपनी खुद की करेंसी भी बना सकते हैं बाय रिमेनिंग इन द यूरोपियन यूनियन ओनली। क्लियर। आप अपने खुद के एजेंडाज सेट कर सकते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ पूरी यूरोपियन यूनियन देख रही है उसी तरफ हर एक मेंबर को देखना है, राइट। तो देवर लिबरल, वो मतलब जितना कस के हमने या जितना जकड़ा हुआ स्ट्रक्चर हमने यूएसएसआर में देखा, वैसा इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, राइट। क्योंकि ये इनके सामने एग्जाम्पल था कि यूएसएसआर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड था यूएसएसआर का अपनी कंट्रीज़ पे, अपने मेंबर कंट्रीज़ पे, तो उतना टाइट अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस है कि वी आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई। अब यहाँ पर हमें 10 फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गेटर जो हैं वो क्या कर रही हैं, केप्ट द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। अब उन्होंने यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। डेनमार्क, स्वीडन हैज़ रजिस्टर्ड द मार्केट ट्रीटी एंड अडॉप्शन ऑफ द यूरो। अब उन लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि यूरो को एक्सेप्ट कर रही हैं एज देयर करेंसी, लेकिन इसी में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरो को अपनी करेंसी नहीं मान रही हैं, राइट। सो दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ द फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। ऑब्वियस है कि जब आपकी इकोनॉमी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, आप फॉरेन रिलेशंस में और डिफेंस में भी बात नहीं कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज़ देयर। सो वी कैन से कि यूरोपियन यूनियन ऑल इन ऑल हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए काफ़ी बार प्रयास किया गया। अगर हम इनिशियल कंट्रीज़ की बात करें यूरोपियन यूनियन की, सो देवर 6 इन नंबर्स, जैसे फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्सबर्ग। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये साइंड द ट्रीटी ऑफ पेरिस, दे साइंड द ट्रीटी ऑफ पेरिस फॉर एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। सबसे पहले इन्होंने 1951 में अप्रैल में इन 6 कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन की थी, नेम्ड एज ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्लियर। आफ्टर दिस 1957 में फिर से यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ एक यूरोपियन इंटीग्रेशन करने का, यूरोपियन यूनियन बनाने का, जहाँ पर इन्हीं 6 कंट्रीज़ ने फिर से ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटीज़ ऑफ रोम, एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी, जो कि हम पीछे पढ़कर आए हैं। उसके बाद इन्होंने एक और ट्रीटी साइन की थी इन द वेरी सेम ईयर 1957 में ही, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। आफ्टर दिस 1973 में फिर से इन्होंने अटेम्प्ट किया, जहाँ पर डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूके, इन सब ने यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया। 1979 में फिर से अटेम्प्ट किया गया, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट इलेक्शन कराए यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। 1981 में इन लोगों ने ग्रीस को ज्वाइन कराया यूरोपियन यूनियन में और यूरोपियन वी कैन से यूरोपियन कम्युनिटी में। आफ्टर दिस 1985 जून में इन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ पर ये अबॉलिश करते हैं बॉर्डर कंट्रोल को अमंग द यूरोपियन कम्युनिटी मेंबर्स के, राइट। देन 1986 में फिर से अटेम्प्ट किया गया, स्पेन एंड पोर्टुगीज़ ने ज्वाइन किया यूरोपियन यूनियन को। देन 1990 में वी कैन से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, जो कि हम लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़कर आए हैं, जहाँ पर हमने बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा था, राइट। तो बर्लिन वॉल के डिसइंटीग्रेशन के बाद बर्लिन वॉल के गिरने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आपका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या डिसइंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं। सो 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी दोनों मिल जाते हैं। 1992 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्ट्रिच ये ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है। इसी ट्रीटी के चलते यूरोपियन यूनियन को फाइनली एस्टेब्लिश किया गया था। अभी तक यूरोपियन कम्युनिटी चल रही है, बट अब इसको फॉर्मल नाम दे दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन, राइट। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर बनती है। 1993 में फिर से कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे सिंगल मार्केट ये बनाते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन की। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन इनको ज्वाइन करते हैं यूरोपियन यूनियन को।
देन 2002 में यूरो एक न्यू करेंसी बनाई जाती है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही करेंसी को माने, और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं बनाई थी, राइट. तो इसीलिए 12 कंट्रीज़ इसको मान लेती हैं यूरो को एक नई करेंसी की तरह. 2004 में 10 मेंबर्स न्यू मेंबर्स वर देयर, जैसे सिप्रस है, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगेरी, देन लिटाविया, लिथुआनिया. ये अब यहाँ पर आप जो नाम देख रहे हैं ना, ये मोस्टली कहाँ के हैं, हमने अभी पढ़ा इसी टॉपिक में कि ये अभी क्या कर रहे हैं, जो ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ से फ्री हुई कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन से निकल कर आई हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान है कि हम उनको अपना पार्ट बनाना चाहते हैं. तो आप जब ये नाम पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान आएगा कि ये नाम हमने वहाँ पर भी पढ़े यूएसएसआर में, जैसे एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, लुथेनिया, एंड देन माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, राइट. तो ये सब भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं. आफ्टर दिस 2007 में बुल्गारिया एंड रोमानिया, ये दोनों भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं. स्लोवियन अडॉप्ट कर लेते हैं यूरो को उनकी अपनी करेंसी की तरह, राइट. So this is the timeline of European integration. After this we are left with the flag of European Union. We will discuss that in the next video. और यूरोपियन यूनियन के फ्लैग को डिस्कस करने के बाद हमारा टॉपिक जो है वो यूरोपियन यूनियन वाला कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.